मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। रात के ठीक 2 बजे हवा में एक अजीब सी सिरहन थी, जैसे अक्सर नवंबर के महीने में हुआ करती है जब सर्दियां पूरी तरह पैर पसार चुकी होती हैं। रवि, जो आज 32 साल का परिपक्व पुरुष बन चुका था, अपनी बालकनी पर खड़ा होकर दूर क्षितिज पर टिमटिमाती उस लाल बत्ती को देख रहा था। वो रेलवे फाटक जो शहर के छोर पर था, आज फिर वहीं खो गए। पीछे से उसकी पत्नी सुजाता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रवि ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ घाव ऐसे होते हैं सुजाता जो भरे नहीं जाते, पर मौसम बदलते ही उसमें कसक शुरू हो जाती है। आज से ठीक 17 साल पहले, जब मैं सिर्फ 15 साल का था, उस वक्त रवि की उम्र यहीं कोई 15-16 साल की रही होगी। वो अपने माता पिता के साथ रेलवे कॉलोनी में रहता था। पढ़ाई में औसत, लेकिन साइकिल चलाने और दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने में अव्वल। उस दौर में शहर के 12वीं इलाके में एक पुराने रेलवे फाटक था, फाटक नंबर 42। उस फाटक के बारे में पुराने इलाके में कई तरह की अफवाहें थी। लोग कहते थे कि रात के 8 बजे के बाद उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। वहाँ का गेटमैन भी सूरज ढलते ही केबिन को बाहर से ताला मारकर रेलवे स्टेशन के मुख्य कार्यालय में बैठ जाता था। उस फाटक से कोई ट्रेन भी गुजरती थी तो उसकी सीटी में एक अजीब सा रोना सुनाई देता था। रवि का सबसे पक्का दोस्त था नितिन। नितिन निडर था, या शायद ज़रूरत से ज़्यादा बेवकूफ़। एक शाम दोनों साइकिल से कोचिंग से लौट रहे थे तो नितिन ने कहा, रवि, सब कहते हैं कि फाटक नंबर 42 पर रात को एक बूढ़ी औरत घूमती है जिसकी पटरियों पर कटकर मौत हो गई थी। चलो आज रात चलकर देखते कि क्या सच है। नहीं नितिन, पापा ने वहाँ जाने से सख्त मना किया। कहते हैं वहाँ जो जाता है वो अपनी रूह वहीं छोड़कर आता है। रवि ने डरते हुए कहा, पर नितिन नहीं माना। उसने रवि को डरपोक होने का ताना दिया। 15 साल की उम्र में 2 दोस्तों के बीच डरपोक कहलाना किसी गाली से कम नहीं होता। रवि तैयार हो गया। रात के 11 बजे पूरा शहर सो चुका था। रवि और नितिन अपनी साइकिल थामे धीरे धीरे उस सूने रास्ते पर बढ़कर जो फाटक नंबर 42 की तरफ जाता था। सड़क के दोनों तरफ घने बबूल के पेड़ थे जिनकी परछाइयाँ चांद की मध्यम रोशनी में किसी दैत्य जैसी लग रही थी। जैसे जैसे वो फाटक के करीब पहुंच रहे थे, हवा का तापमान गिरता जा रहा था। फाटक के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी साइकिल एक पेड़ के पीछे छुपा दी। सामने वही पुराना जंग लगा हुआ लोहे का फाटक था। गेटमैन का केबिन अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि दोनों को अपनी धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रहे थे। देख, कुछ भी तो नहीं है यहाँ, नितिन ने फुसफुसाते हुए कहा। हालांकि उसकी आवाज़ में अब भी डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक फाटक के केबिन के अंदर एक पुरानी लालटेन जल उठे। रवि का खून जम गया। उसने नितिन का हाथ पकड़ा। नितिन, केबिन तो बंद था ना, फिर रोशनी कहाँ से आई? इससे पहले कि नितिन कुछ जवाब देता, पटरियों के बीच से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। लेकिन पटरी पर कोई ट्रेन नहीं आ रहे थे, सिर्फ आवाज़ थे जो धीरे धीरे तेज़ हो रहे थे। फाटक के पार धुंध के बीच एक साया उभरता हुआ दिखाई दिया। वो एक महिला थी जिसने सफ़ेद नहीं बल्कि खून से सनी हुई लाल साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके रोने की आवाज़ हवा में गूंजने लगी। वो रोना इतना दर्दनाक और इमोशनल था कि रवि की आंखों में बिना वजह आंसू आ गए। ऐसा लगने लगा जैसे वो औरत अपना कोई खोया हुआ बच्चा ढूंढ रही हो। रवि, भागो! नितिन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ हलक में ही दब गई। वो साया पलक झपकते ही पटरियों पर उड़ता हुआ सीधे उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब रवि उसका चेहरा देख सकता था। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 खाली काले गड्ढे थे जिनसे खून के आंसू बह रहे थे। उसने अपना कांपता हुआ बर्फीला हाथ नितिन के गले पर रख दिया। मेरा बच्चा,
क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? उसकी आवाज़ किसी कब्र के भीतर से आ रहे थे। नितिन का शरीर कांपने लगा, उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। रवि डर के मारे सुन्न हो चुका था, लेकिन अपने दोस्त को जान को खतरा में देखकर एक भारी पत्थर उठाया और उस साए पर फेंक दिया। पत्थर साए के आर पार निकल गया जैसे वो धुआं हो, लेकिन उस वार से साए का ध्यान भटका। उसने नितिन को छोड़ा और रवि की ओर भयानक नजरें घुमाई। उसी वक्त सचमुच में एक मालगाड़ी तेज सीटी और उसकी हेडलाइट की तेज रोशनी सीधे उस फाटक पर पड़ी। जैसे ही ट्रेन की रोशनी उस साए पर पड़ी, वो एक दर्दनाक चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। मालगाड़ी के जाते ही भयानक सन्नाटा फिर से पसर गया। नितिन जमीन पर पड़ा था, उसका पूरा शरीर ठंडा था और गले पर माथे पर काले नीले उंगलियों के निशान उभर आए थे। रवि हाँफते हुए घुटनों के बल बैठ गया। उसकी छाती धोखने की तरह चल रही थी। उस रात जैसे तैसे वो घर पहुँचे। वह तो वक्त ही जानता था, लेकिन वो खौफनाक रात वहीं ख़त्म नहीं हुई। अगली सुबह जब नितिन को होश आया तो वो पूरी तरह बदल चुका था। वो गुमसुम रहने लगा। उसकी आंखों से वही पुरानी शरारत गायब हो चुकी थी। वो सिर्फ खालीपन था। जब रवि उससे मिलने घर गया तो नितिन को देखकर वो बेहद गुस्सा हुआ। रवि ने उसका कॉलर पकड़कर झंझोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू और गुस्से एक साथ उबल पड़े। तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से हम आज जिंदा नहीं होते नितिन। क्या साबित करना चाहते हो तुम? अपने उस छोटी मर्दानगी के चक्कर में तुम अपनी जान तो गंवाने ही वाले थे, साथ में मुझे भी मार डालते। वो कोई खेल नहीं था, वो मौत थी। रवि चिल्लाया। नितिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी शर्ट का कॉलर थोड़ा नीचे किया। उसके गले पर वो पड़े हुए काले निशान अब सड़ते हुए जख्मों जैसे लग रहे थे। नितिन ने बेहद धीमी कांपती आवाज़ में कहा, रवि वो मुझे नहीं छोड़ रही। जब मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे उसकी चीखें सुनाई देती है। वो रो रही है रवि, वो अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। रवि का गुस्सा पल भर के लिए ठंडे खौफ में बदल गया। उसने नितिन को गले लगा लिया। वो समझ गया कि उस रूह ने नितिन को भीतर तक छोड़ दिया है। शायद अपना दर्द, नितिन की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसने बचाने के लिए रवि ने उस फाटक का सच जानने का फैसला किया। वो रेलवे कॉलोनी के उस बहुत पुराने रिकॉर्ड स्टेशन मास्टर दीनालाल जी के पास पहुंचा। जब रवि ने फाटक नंबर 42 और उस लाल साड़ी वाली औरत का जिक्र किया तो दीनदयाल जी के हाथ से चाय का कुल्हड़ छूट कर गिर गया। दीनदयाल जी ने एक लंबी सांस ली और कांपते सुर में बताया, आज से 30 साल पहले की बात है। उसका नाम शारदा था। उसका 5 साल का एक बेटा था चीकू, दिमागी रूप से थोड़ा कमज़ोर। एक शाम नवंबर की सी धुंध भरी रात चीकू खेलते खेलते पटरियों की ओर निकल गया। शारदा उसे ढूंढते हुए फाटक नंबर 42 तक भागी। दीनदयाल जी की आंखों में पुराना खौफ तैर गया। तभी उस ट्रैक पर एक तेज़ रफ्तार एक्सप्रेस आ गई। चीकू पटरियों के बीच फंस गया। शारदा चिल्लाती हुई पटरी पर कूदी। उसने आखिरी सेकंड में अपने बच्चे को धक्का देकर पटरी से दूर किया, लेकिन खुद को नहीं बचा सकी। ट्रेन उसे काटती हुई निकल गई। रवि हैरानी से पूछा, तो फिर बच्चा बच गया? दीनदयाल जी ने सिर झुकाकर कहा, यही तो त्रासदी थी। बेटा ने माँ को तो बचा लिया, लेकिन बच्चा सिर के बल एक नुकीले पत्थर पर गिरा। तड़प तड़प कर उसकी भी वही मौत हो गई, झाड़ियों में। शारदा की रूह को कभी पता नहीं चला कि उसका बच्चा मर चुका है। वह आज भी हर रात उसी तड़प ने अपने बच्चे को ढूंढती है। ये सच जानकर रवि का दिल दहल गया। वो खौफ जो अब तक डरा नहीं था, वो एक माँ के असीम अधूरे दर्द में बदल गया। नितिन की हालत बदतर होती जा रही थी। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। रवि समझ गया कि शारदा की आत्मा नितिन को अपने साथ खींच रही है, क्योंकि नितिन के रूप में उसने एक बच्चे को छुआ था। ठीक उसी रात 12 बजे, जब बाहर कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, रवि ने नितिन को सहारा दिया। दोनों रेंगते हुए उसी कदमों से उसी फाटक नंबर 42 की ओर बढ़े। नितिन के मुंह से झाग निकल रहा था। वो बेहोशी की हालत में था। जैसे ही वो फाटक के पास पहुंचे, हवा बर्फीली हो गई। चारों तरफ से रोने और दिल दहला देने की आवाज़ें गूंजने लगी। मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है? केबिन की लालटेन की रोशनी फिर जल उठी। धुंध चीरते हुए लाल साड़ी वाली भयानक आकृति सामने आई। उसकी बिना आंखों वाली खोपड़ी से खून के आंसू बह रहे थे। वो नितिन की ओर बढ़ी। रवि इस बार भागा नहीं। उसने रोते हुए हिम्मत जुटाकर अपने बैग से एक पुरानी मिट्टी की सनी प्लास्टिक की छोटी कार निकाली।
ये वही सब खिलौना था जो दीनदयाल जी ने रवि को दिया था, जो उस रात चीकू के हाथ में था। रवि ने चीख कर कहा, शारदा माँ रुक जाओ। वो आकृति ठिठक गई, हवा का चलना बंद हो गया। रवि ने कांपते हाथों से वो खिलौना आगे बढ़ाया। तुम्हारा चीकू वो अब इस दुनिया में नहीं है माँ। तुमने उसे उस रात तो बचा लिया, लेकिन वो ईश्वर के पास चला गया। वो सुरक्षित है, देखो ये उसी का खिलौना है। नितिन तुम्हारा बच्चा नहीं, अपने बच्चे के पास जाओ माँ, वह स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो भयानक साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके बर्फीले हाथ रवि के हाथों को छुए। रवि को ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां जम गई, लेकिन उसने खिलौना नहीं छोड़ा। उस रूह ने जैसे ही उस खिलौने को छुआ, उसकी बिना आंखों वाले चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भर आया। उसके रोने की आवाज़ जो एक डरावनी थे, एक ममतामयी सिसकी में बदल गई। हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, मेरा चीकू। तभी दूर से एक और मालगाड़ी की हेडलाइट चमकी। तेज़ रोशनी सीधे उस फाटक पर पड़ी, लेकिन इस बार कोई भयानक चीख नहीं हुई। रोशनी के पड़ते ही वो लाल साड़ी वाला साया धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर सुकून से सो गई हो। आज फिर वो वहीं खो गए। पीछे से सुजाता की आवाज़ ने रवि को वर्तमान में खींच लिया। रवि ने अपनी बालकनी से दूर उस शांत पड़े फाटक नंबर 42 की लाल बत्ती को देखा। अब वहाँ कोई रोने की आवाज़ नहीं आते थे। उस रात के बाद नितिन ठीक तो हो गया और वो फाटक पर अब सिर्फ एक आम रेलवे क्रॉसिंग था। रवि ने सुजाता का हाथ थामा। उसकी आंखों में एक आंसू चमका और उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं सुजाता, बस याद कर रहा था कि माँ क्या प्यार इस दुनिया के जाने के बाद भी कितना मुकद्दर और ताकतवर होता है। अब वो शांत है और उसका बच्चा भी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूँगा आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ।